नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीतीश और आज लगभग 15 दिनों के इलाज के बाद मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूं। मेरी आंख की जो घाव थी वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है, लेकिन आंख की रोशनी कम हो गई है। लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं क्योंकि आप सभी की दुआएं और आशीर्वाद मेरे काम आई और आज मैं स्वस्थ हूं। आप लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट किया, वो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इसके लिए मैं आप लोगों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं आप लोगों से यह आशा करता हूं कि आप लोग मेरा हर समय और हमेशा साथ देते रहें। अब मैं बिल्कुल स्वस्थ हो चुका हूं और अब मैं कानूनी कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल तैयार हूं। जिन्होंने मेरा आंख फोड़ने का कोशिश किया था और जिन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, मैं उन सभी लोगों को कानून के द्वारा सजा दिलवा कर ही रहूंगा और मैं हर एक प्रयास करूंगा जिससे उन लोगों को सजा हो और उन्हें कानून सजा दे। मुझे मारने वाले लोग शायद यह सोच रहे होंगे कि वे मुझे मार कर बच गए और अभी तक वे खुलेआम घूम रहे हैं। वे लोग सोच रहे होंगे कि वे लोग मुझे मार कर बच गए और मैं उनका कुछ नहीं कर पाया, लेकिन ये उनका गलतफहमी है कि वे ऐसा सोच रहे हैं। मैं जब तक उन लोगों को सज़ा न दिलवा दूँ तब तक मैं चुप नहीं बैठ सकता, क्योंकि यह एक मेरे जान की बात है और मेरे इज्जत की बात है। और मैं उन लोगों को बता दूं कि वे अभी तक इसलिए बचे हैं क्योंकि एक तो लॉकडाउन लगा हुआ है और पुलिस प्रशासन लॉकडाउन के कार्यों में लगी हुई है, इसीलिए वे बचे हुए हैं। लेकिन यह लॉकडाउन जल्द ही समाप्त होगा और जल्द ही हमारा भारत कोरोना वायरस से मुक्त होगा, क्योंकि कोरोना वायरस की वैक्सीन बाजार में उतरने वाली है और ये लॉकडाउन जल्द ही समाप्त होने वाला है। तो मुजरिम इस सोच में न रहे कि उन्हें कोई सज़ा ना होगी और वे बच जाएंगे। सज़ा तो उन्हें मिलेगी ही, वो अभी हो या कुछ देर बाद या कुछ समय बाद। उन लोगों का हिसाब करने के लिए अकेले ही तैयार हूँ, वो भी कानून के माध्यम से और कानून के द्वारा। मैं मुजरिमों को सज़ा दिलवाने के लिए हर एक प्रयास करूँगा जो मुझसे हो पाएगा और मैं अंत तक लड़ूंगा जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता और जब तक मुझे मारने वाले लोग को सज़ा ना हो जाए। मैं उतना सक्षम हूँ नहीं, मैं उतना अमीर हूँ नहीं, लेकिन अगर हो सके तो मैं कोर्ट का दरवाज़ा भी खटखटा सकता हूँ इस मामले में, क्योंकि आज लगभग 15 दिन होने वाला है और पुलिस उन लोगों पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं और खुलेआम मेरे खिलाफ साजिशें रच रहे हैं और मेरे खिलाफ झूठे एफआईआर लिखवाने की कोशिश की जा रही है। आप लोगों को पता ही होगा क्योंकि मैंने इसके विषय में पहले बता चुका हूँ कि ये महिला अपनी बेटी का गंदा फोटो को लेकर मेरे फेसबुक प्रोफाइल से फोटो लेकर मेरा फोटो उस फोटो के साथ जोड़कर वीडियो बनाकर वायरल किया गया था और उल्टा मुझे ही फंसाने की कोशिश की गई थी। और यह चीज़ दोबारा दोहराया जा रहा है और पुलिस प्रशासन का इससे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है, इस बाल विवाह से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है और इस केस से ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। उसे फिर से दोहराया जा रहा है, जबकि उसके खिलाफ मेरे पास सारे सबूत इकट्ठे हैं। मैंने उसके खिलाफ सबूत सारे रखे हुए हैं जो मुझे पहले फंसाने की कोशिश की थी, लेकिन आज फिर से वही दोहराया जा रहा है। मुझे कल थाने बुलाया गया था और इसके विषय में पूछताछ भी किया गया था। मैं इसके खिलाफ पहले भी थाने में एफआईआर करवा चुका हूं, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होने के कारण मैं उसे छोड़ दिया। लेकिन आज ये लोग फिर से उसी को दोहरा रहे हैं। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है कि पुलिस प्रशासन मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, जबकि उन्हें भी यह पता है कि बाल विवाह एक कानूनी अपराध है और कानूनी जुर्म है और जो ऐसा अपराध करवाते हैं उनके खिलाफ सख्त कानून बनाया गया है। तो पुलिस प्रशासन मेरा साथ क्यों नहीं दे रही है, मुझे अभी तक यह समझ नहीं आ रहा है। पुलिस मुझसे गवाह मांग रही है और पुलिस बोल रही है कि जाओ तुम गवाह ढूंढ कर लाओ, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। तो बताइए, मुझे मारने वाले और शादी करवाने वाले सभी लोग वही थे जिन्होंने मुझे मारा और वही लोग देख रहे थे, तो मैं गवाह कहाँ से लाऊंगा। अर्थात मुझे मारने वाले और देखने वाले सभी लोग वही थे, तो मैं गवाह कहाँ से लाऊं, जबकि मेरे पास सारे सबूत हैं और सारे सबूत मैंने इकट्ठे कर रखे हैं कि मुझे चोट लगा है और मैंने सारे मेडिकल डॉक्यूमेंट भी बनवा रखा है और मेरे आंख पे जो चोट लगा था उसका भी फोटो है और
मेरे पास सारे सबूत है, फिर भी गवाह मांग रही है। लेकिन इस स्थिति में मैं कहां से गवाह लाऊंगा? मैंने इस पे इसलिए आवाज उठाया था क्योंकि यह मेरे एक अकेले की बात नहीं है, यह एक सामाजिक समस्या है, सामाजिक दुष्कर्म है जो इस क्षेत्र में पहले भी हो चुकी है और आगे इस प्रकार की घटना न हो, इसीलिए मैंने इस पे आवाज उठाया था। और यदि आज मेरे साथ इस प्रकार की घटना हो रही है तो कल कोई दूसरा भी आवाज अगर उठाए तो उसके साथ भी इस प्रकार की ज्यादती, इस प्रकार की घटना हो सकती है। और अगर इन लोगों को सजा न हो तो आगे भी ये लोग इस प्रकार की जुर्म कर सकते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि पुलिस शुरुआत से ही इस केस पर ढील दे रही है। जब ये लोग मुझे मारे थे और जब मेरे आंख से खून निकल रहा था, मैंने उसी रात को पुलिस को लगभग 2 बार फोन किया कि यहाँ पर आए, परंतु पुलिस उस समय नहीं आई। और लगभग मैं 1 घंटा इंतजार करने के बाद उसी रात को उसी जख्मी हालत पर मैं पुलिस थाना गया और वहां पर एफआईआर लिखवाने की कोशिश की। लेकिन वहां से मुझे यह कहकर टाल दिए कि पहले तुम अपना मेडिकल करवा कर लाओ, तब एफआईआर लिखा जाएगा। तब मैंने वहां से माटीगारा के हॉस्पिटल में मेडिकल करवाने के लिए गया। वहां लगभग 1 घंटा इंतजार करने के बाद वे लोग मुझे वहां से रेफर कर दिए मेडिकल जाने के लिए। चूंकि रात के लगभग 11-12 बजे थे और मैं और मेरी मम्मी साथ में थी और हम साइकिल से थे। उसी जख्मी हालत में हम साइकिल से गए थे क्योंकि मेरे पास कोई संसाधन नहीं था। चूंकि रात बहुत हो चुकी थी, अर्थात मैं उस रात को मेडिकल नहीं गया और मैं सुबह होकर मेडिकल से अपना ट्रीटमेंट करवा कर स्लिप ला कर उसके बाद मैं अगले दिन एफआईआर लिखवाया और अगले दिन वे लोग एफआईआर लिखे। मैंने मेडिकल जाकर वहां पर भर्ती होने के बारे में बताया कि मुझे भर्ती होना है, लेकिन कोरोना वायरस के डर से और कोरोना वायरस को लेकर वे लोग मुझे भर्ती नहीं किए, अर्थात सिर्फ ट्रीटमेंट कर कर मुझे वापस भेज दिए। और मुझे भी डर सता रहा था कि अभी कोरोना वायरस का समय है और मैं अकेला था और मैं जख्मी हालत में था, और अगर मैं उस स्थिति में अगर वहां पे भर्ती हो जाता हूं तो मेरे साथ कोई अनहोनी ही हो सकती थी, क्योंकि मैं एक अकेले था। और आप लोगों को पता ही है कि जो जय महतो था उसके साथ उस मेडिकल में किस प्रकार की हालत हुई थी और उसके साथ क्या घटना घटी थी। इसी डर से मैं मेडिकल में भर्ती नहीं हुआ और मैं अपने दोस्त के घर पर रहकर लगभग 15 दिनों तक इलाज करवाता रहा, वो भी प्राइवेट से। उस रात के बाद जब मैं 13 तारीख को एफआईआर लिखवाने गया था, तब वहां से मुझे बोला गया था कि इस स्लिप से काम हो जाएगा, इस मेडिकल रिपोर्ट से काम हो जाएगा। लेकिन आज लगभग जब 15 दिन बीतने वाला है, तब इस समय वह बोल रहे हैं कि मुझे लगभग 20 दिन तक वहां पर एडमिट होना था और उसके बाद जो स्लिप मिलता, जो मेडिकल का रिपोर्ट मिलता, उसके हिसाब से ये केस चलता। लेकिन इस स्थिति में मैंने उन लोगों से लगभग 2-3 बार पूछा था कि इससे अगर नहीं होता है तो मैं इस स्थिति में भी एडमिट हो जाता हूँ, लेकिन वे लोग बोले थे कि इससे काम हो जाएगा, इसीलिए मैंने एडमिट नहीं हुआ। लेकिन आज 15 दिन बीतने के बाद वे लोग मुझसे बोल रहे हैं कि इससे काम नहीं होगा। वे गवाह मांग रहे हैं कि मेरा आंख फोड़ते समय किसने देखा था और मुझे मारते समय किन लोगों ने देखा था। तो बताइए कि 15-20 लोग जो शादी करवा रहे थे वही लोग, तो इस स्थिति में मैं गवाह कहां से लाऊंगा? मारने वाले और देखने वाले सब वही थे। लगभग 9-10 बजे का समय में वही लोग सब थे और मुझे वही लोग मारे, वही लोग मेरा आंख फोड़े। तो इस स्थिति में मैं गवाह कहां से लाऊंगा? और कुछ लोग यह समझकर भी गवाह नहीं बन रहे हैं कि मैंने बाल विवाह रुकाकर कोई बहुत बड़ा जुर्म या कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। सबूत के तौर पर मेरा जख्मी आंख है और मेरा मेडिकल रिपोर्ट है। मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए और इससे ज्यादा सबूत चाहिए तो कहो तो मैं मर जाऊं। प्रशासन इतनी लापरवाह हो गई है ना कि यदि मैं उस दिन मर भी जाता ना तो वे लोग मेरे घर वाले से पूछते कि सबूत कहाँ है, गवाह कहाँ है, किसने इसे मारते हुए देखा, किसने इसे मारा, कहाँ है सबूत? सबूत नहीं है, गवाह नहीं है, दैट्स इट, मैटर क्लोज और केस क्लोज। इस प्रकार की घटना भगवान न करे किसी के साथ हो, लेकिन मेरे साथ इस प्रकार की घटना हुई है, अर्थात मेरे साथ ज्यादती हुई है और मैं इस स्थिति में चुप नहीं बैठूंगा। और यह सब बात मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ऐसी घटनाएं, ऐसी स्थिति हर एक गरीब परिवार के साथ होते आया है और हो रहा है, इसीलिए मैं इस प्रकार की बातें बोल रहा हूं। और ये सभी घटनाएं मेरे साथ घट रही है, इसीलिए मैं आप लोगों को ये सभी बातें बता रहा हूं। अगर उन्हें गवाह और सबूत
चाहिए ही था तो वे उस रात को आते ना, जब मैंने कॉल किया था उसी समय आते तो उन्हें गवाह और सबूत दोनों अपने आंख से देख लेते और उन्हें गवाह और सबूत दोनों ही मिल जाता। लेकिन मेरे 2 कॉल करने के बाद भी वे लोग नहीं आए, आधा 1 घंटा इंतजार करने के बाद भी वे लोग नहीं आए। एक बात हम आप लोगों को बता दें कि हम भले ही गरीब है लेकिन पैसे वालों से ज़्यादा हमारे पास दिमाग है। लोग पैसों से लड़ेंगे और हम अपने दिमाग से, और हम हमेशा लड़ते रहेंगे। हम हमेशा अपने हक के लिए, जुर्म के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे और हमेशा लड़ेंगे, और इंसाफ के लिए हम हमेशा लड़ते रहेंगे, क्योंकि हमें हमारे अपने भारतीय संविधान व्यवस्था पर, भारतीय कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है, और हमें विश्वास है कि हमें जल्द न्याय मिलेगा और जरूर न्याय मिलेगा। और हमारे भारतीय संविधान में आर्टिकल 19 के अंतर्गत जुर्म के खिलाफ स्वतंत्र बोलने का अधिकार दिया गया है, अर्थात हम हर समय जुर्म के खिलाफ बोलते रहेंगे और हमेशा बोलेंगे। मेरे FIR किए हुए आज लगभग 10-15 दिन होने वाला है और पुलिस इस पर ढील दे रही है। पहले तो 2 दिनों में FIR लिखा जाता है, उसके बाद 2-3 दिनों बाद FIR का कॉपी मुझे दिया जाता है, और 1 सप्ताह बाद इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आती है, और पता नहीं मुजरिम को गिरफ्तार करने के लिए और उन्हें सजा देने के लिए कितना टाइम लगेगा। शुरुआत में जब मेरे घर पर ये लोग धमकी देने आते थे और जब मेरे जान का खतरा बना हुआ था, तब मैं लगातार पुलिस थाने जाकर उन्हें यह बोलकर आता था कि वे लोग मुझे धमकी दे रहे हैं, वे लोग मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो पुलिस मुझे यह कहकर टाल देती थी कि इन सभी कार्यों में टाइम लगता है, इसके लिए एक सीढ़ी बनाया जाता है, एक सीढ़ी नुमा इसका रास्ता होता है और इसे एक सीढ़ी का तरह फॉलो किया जाता है। इस प्रकार की बातें बनाकर मुझे टाल दिया जाता था। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है कि अगर कोई जान से मारने की कोशिश करता है तो उस मुजरिम को 24 घंटा के अंदर गिरफ्तार करने का प्रावधान है। मुझे तो यह भी संदेह है कि पुलिस मेरे केस को निष्पक्ष रूप से जांच कर रही है या नहीं, और मेरे जब रिपोर्ट तैयार होगा तो वह निष्पक्ष होगा या नहीं, मुझे इस विषय में भी बहुत ज़्यादा ही संदेह है। और दूसरी बात, 28 तारीख को ये महिला मेरे खिलाफ झूठी FIR लिखवाने गई थी। मैं उन लोगों को बता दूं जो मेरे खिलाफ झूठी FIR लिखवाने जाते हैं या लिखवाते हैं, और जो पुलिस झूठी FIR मेरे खिलाफ लिखता है या मेरे केस पर FIR लगाता है, तो मैं उन लोगों को बता दूं कि मैं कोर्ट में धारा 482 CRPF के तहत माननीय हाई कोर्ट में याचिका दर्ज कर इस पर CBI जांच की मांग कर सकता हूं। तो मेरे खिलाफ झूठी FIR करने से पहले 100 बार जरूर सोच ले कि इसके आगे क्या होने वाला है और मैं अपने दिमाग से क्या क्या करने वाला हूं। और अगर मेरे साथ कोई ज्यादती या बदतमीजी करता है तो वे एक बात अपने दिमाग पर बैठा ले कि मैं इसके लिए क्या क्या कर सकता हूं और मैं उसकी शिकायत कहां कहां कर सकता हूं, वे सोच भी नहीं सकते। मैं अपने दिमाग से इस चीज की शिकायत मैं कहां कहां कर सकता हूं उन्हें पता भी नहीं चलेगा, और मैं बहुतों जगह इसकी शिकायत कर चुका हूँगा। तो मेरे खिलाफ साजिश रचने वालों, मेरे खिलाफ झूठे अफवाह फैलाने वालों, मेरे खिलाफ झूठे FIR दर्ज करवाने वालों 100 बार जरूर सोचे कि मैं उसके आगे क्या क्या कर सकता हूं। और आप लोग जानते ही हैं कि हम एक स्टूडेंट हैं, और आप लोगों को पता ही होगा कि स्टूडेंट का पावर कितना होता है और स्टूडेंट पावर क्या होता है। मैंने समाज में चल रहे दुष्कर्म के खिलाफ आवाज उठाया था, जो कई लोगों को पता नहीं था, लेकिन आज कई लोगों को पता चल गया है, और वे सभी लोग मेरा साथ दे रहे हैं जो इस दुष्कर्म के खिलाफ है। कुछ ऐसे अपवाद हैं, अपवाद में बने हुए कुछ ऐसे लोग हैं जो इस प्रकार की दुष्कर्म करवाते हैं और इस प्रकार की दुष्कर्म का साथ देते हैं, और 100 लोगों में 10-15 लोग ऐसे निकल ही जाते हैं, यह आम बात है। तो आप लोगों से मैं बस यही निवेदन करूंगा कि मैंने दुष्कर्म के खिलाफ आवाज़ उठाया है और आगे इस प्रकार की दुष्कर्म ना हो, इसीलिए मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया है। अर्थात मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरा साथ दें, मेरा सपोर्ट करें, और मेरे इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी भी संस्थान, संगठन या प्रशासन को बदनाम करने या ठोस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। मैं उन लोगों को बस यही बताना चाहता हूं जो मेरे साथ इस प्रकार की घटना घट रही है, मैं वही सिर्फ बता रहा हूं जो आगे अनेकों लोगों के साथ न घटे, क्योंकि ऐसा घटनाएं बहुतों गरीब लोगों के साथ घट चुकी है और ऐसा उनके साथ ज़्यादातर हो चुकी है और मेरे साथ भी हो रही है। मेरे साथ जो
शुरुआत से लेकर आज 10-15 दिनों में जिस प्रकार की घटना घटी है मैं उसी के विषय में बोल रहा हूँ। इससे मेरा किसी भी संस्थान, संगठन या प्रशासन को ठोस पहुँचाने का बिल्कुल ही इरादा नहीं है। और मेरे जैसे अनेकों लोग हैं जो कभी न कभी इस प्रकार की स्थिति से गुजर चुके हैं, लेकिन उन्हें जानकारी न होने के कारण वे इस पे आवाज़ नहीं उठा पाए हैं। लेकिन आप लोगों को पता ही है कि आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और आप लोगों को पता ही है कि सोशल मीडिया का पावर कितना ज़्यादा है। मैं प्रशासन से हाथ जोड़कर यह निवेदन करता हूँ कि वे मेरा साथ दे, और मुझे आशा है कि प्रशासन मेरा साथ देगी और मुझे न्याय दिलाने में मेरा सहयोग करेगी, मेरा मदद करेगी। जय हिंद, जय भारत।